इस वीडियो में हम सबसे पहले फ्लक्स शब्द का एक परिचय देने या इसके बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि यह चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर कैसे लागू होता है। तो सबसे पहले जब लोग फ्लक्स की बात करते हैं तो वे बात कर रहे होते हैं कि किसी सतह से, किसी सरफेस से एक निश्चित समय में किसी चीज़ की कितनी मात्रा गुजरती है। तो मान लें कि इस पात्र में हवा है। हम यहाँ हवा की मात्रा को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मान लें कि हवा नीचे की ओर अधिक सघन है, अधिक डेंस है। तो यहाँ नीचे अधिक हवा है और ऊपर कम है, जो आमतौर पर सही भी है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का घनत्व, हवा की डेंसिटी कम हो जाता है। तो यहाँ ऊपर घनत्व बहुत कम है, ये हमारा बीच का हिस्सा है। हम यहाँ हवा के और कण नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात का तात्पर्य समझ गए होंगे। तो यहाँ नीचे बहुत अधिक हवा है और हवा चल रही है, गति कर रही है। तो मान लें कि चलिए हवा के वेग को हम यहाँ अलग रंग में दिखाते हैं। तो ये हवा के कुछ वेग सदिश यानी वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। मान लें कि इस तरफ की हवा एक मध्यम वेग से चल रही है, मीडियम स्पीड से चल रही है, लेकिन जैसे ही हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हवा तेज़ी से चलने लगती है। तो वेग सदिश वेलोसिटी वेक्टर्स बड़े होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि लगभग सारी हवा इस दिशा में चल रही है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। अब हम यहाँ भी वेग सदिश बना सकते हैं। यहाँ हवा का घनत्व कम है, लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो वेग सदिश लगभग वैसे ही दिखते हैं जैसे नीचे दिख रहे थे। तो ये हवा का प्रवाह है। हमने यहाँ वेलोसिटी वेक्टर्स के कुछ नमूने दिखाए हैं। तो चलिए अब फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो जब हम फ्लक्स की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का फ्लक्स हो, तो हमें एक सतह के बारे में, एक सरफेस के बारे में सोचना होता है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ एक प्रकार का जाल लगा रहे हैं और जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि कितनी हवा इस जाल से एक निश्चित समय में गुजर रही है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हवा के कितने अणु किसी निश्चित समय में, उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 सेकंड में, इस जाल से गुजर रहे हैं। इसलिए यहाँ इस जाल से हवा के सापेक्ष कुछ फ्लक्स जुड़ा होगा। यहाँ हम ये मान रहे हैं कि ये एक प्रकार का सैद्धांतिक जाल है, एक थ्योरेटिकल नेट है जो हवा के प्रवाह को नहीं रोकता है, लेकिन इसकी मदद से हम एक सतह को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम इस जाल को थोड़ा दाईं ओर ले जाएं, जहाँ घनत्व वही है, डेंसिटी वही है, लेकिन कण तेजी से गति कर रहे हैं, तो हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो यह बड़ा फ्लक्स है, लार्जर फ्लक्स है। हमारा फ्लक्स क्यों बढ़ा? क्योंकि घनत्व वही है, लेकिन किसी निश्चित समय में सतह से अधिक हवा गुजरेगी क्योंकि वेग अधिक है। अब अगर हम इसी जाल को ऊपर ले जाएं, तो यहाँ इस ऊंचाई पर यहाँ हवा के अणुओं की गति वही है और वे एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कम अणु है, डेंसिटी कम है, यानी इस सरफेस से एक निश्चित समय में कम अणु गुजरेंगे। तो यह कम फ्लक्स है, स्मॉलर फ्लक्स है। और यह छोटा बड़ा हम इस पहले फ्लक्स के सापेक्ष कह रहे हैं। अब क्या होगा यदि आप इस जाल को लें और हवा की दिशा को बदल दें, यानी अब हवा के प्रवाह की दिशा सतह के अभिलंबवत ना हो, नॉर्मल ना हो। तो क्या होगा यदि आप इस जाल को लें और इसे इस तरह से रखें कि हवा सतह की दिशा के साथ बहने लगे, सतह के अनुदिश बहने लगे। तो हम अपने जाल को अब कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो यह वही जाल है। मुझे पता है कि ये बिल्कुल वैसा नहीं बना है, लेकिन यह जाल पहले वाला ही है। तो जब हम इस जाल को बनाते हैं तो अब एक निश्चित समय में कितनी हवा इस जाल से गुजर रही है, इस बारे में सोचिए। अब इस जाल से एक निश्चित समय में बहुत कम या शून्य हवा गुजरेगी क्योंकि हवा सतह के अनुदिश बह रही है, यह सतह से होकर नहीं गुजर रही है। तो यहाँ सारी हवा बिल्कुल सतह के अनुदिश प्रवाहित हो रही है, इसलिए सतह से कुछ नहीं गुजर रहा है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि इसका फ्लक्स शून्य है, जीरो फ्लक्स। अब मान लें कि यह सैद्धांतिक जाल जो वास्तव में हवा के प्रवाह को नहीं रोकता है, मान लीजिए कि हम इसे फैलाते हैं या संकुचित करते हैं। तो यदि हम इस जाल को फैलाते हैं, मान लीजिए कि हम इसे ऊपर की ओर फैलाते हैं, तो यह एक बड़ा जाल बन जाता है। तो अब इसका फ्लक्स बड़ा हो जाएगा क्योंकि सरफेस अधिक है, तो इसके माध्यम से अधिक चीज़ें गुजर सकती हैं। तो अब यदि आप इस सतह को देखें तो आपको एक बड़ा फ्लक्स मिलेगा क्योंकि अब किसी भी निश्चित समय में सतह से अधिक हवा गुजरेगी।
तो यदि हम जनरल फ्लक्स की बात करें तो इसका अर्थ है कि किसी सतह से, किसी सरफेस से किसी निश्चित समय में कितनी चीज गुजर रही है। हमारे इस उदाहरण में फ्लक्स निर्भर कर रहा है पदार्थ के घनत्व पर। यह निर्भर कर रहा है उसके वेग पर, यानी वेग की परिमाण मैग्नीट्यूड और वेग की दिशा डायरेक्शन दोनों पर, क्योंकि हमने देखा कि यदि हम सतह को या वेग को इस तरह से घुमाते हैं कि प्रवाह सतह के अभिलंबवत यानी नॉर्मल ना हो तो हमारा फ्लक्स कम हो सकता है। अब हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम उसी मूल जाल को लेते हैं और इस बार हवा की दिशा न तो अभिलंबवत है और ना ही सतह की दिशा में है, तो यह फ्लक्स बीच में होगा, यानी हमारे ओरिजिनल फ्लक्स और इस फ्लक्स के बीच में होगा। यहाँ सतह से कुछ हवा गुजर रही है, लेकिन यह पूरी तरह से सतह के अभिलंबवत यानी नॉर्मल नहीं है। हम बाद में गणितीय रूप से इसे देखेंगे कि यहाँ हमें वायु के वेक्टर के उस कंपोनेंट को, उस घटक को ध्यान में रखना होता है जो सतह के बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल अभिलंबवत होता है। तो इस स्थिति में जब हम फ्लक्स की गणना करते हैं तो यह फ्लक्स इस फ्लक्स और शून्य फ्लक्स के बीच में कहीं होगा, क्योंकि हवा सतह के बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं जा रही है। तो यह फ्लक्स की अवधारणा का एक बुनियादी या सहज रूप है। लेकिन जब हम चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ठीक वैसे ही जैसे हमने इस फ्लक्स के मामले में देखा था, हम यहाँ भी इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि चीज़ें किसी सतह से कैसे गुजर रही हैं, लेकिन हवा के अणुओं या पानी के अणुओं की बजाय अब हम चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लें कि हमारे पास एक सतह है और ये हमारे पास एक छोटा बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, जिसमें यह उत्तरी और यह दक्षिणी ध्रुव है। हमने यहाँ क्षेत्र रेखाएं यानी फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं और यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को सफेद रंग से दर्शाया है। अब मान लें कि हमारे पास इस तरह की सतह है, तो इस सतह के लिए जब हम फ्लक्स के बारे में सोचते हैं तो यहाँ असल में कुछ गति नहीं कर रहा है, यानी भौतिक रूप से कोई चीज़ इस सतह से नहीं गुजर रही है। जैसे यहाँ इस उदाहरण में हवा सतह से गुजर रही थी, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन अवधारणा समान है। यहाँ हमें क्षेत्र के घनत्व के बारे में सोचना है, साथ ही हमें चुंबकीय क्षेत्र के उस कंपोनेंट पर विचार करना है जो सतह के अभिलंबवत है, नॉर्मल है। तो मान लें कि इसका एक निश्चित फ्लक्स है जिसे हम फाई कहते हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ पर, तीव्रता पर निर्भर करता है, खासकर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के उस कंपोनेंट पर जो हमारी सतह के लंबवत होते हैं। तो हमारी इस सतह का कुछ फ्लक्स होगा। अब यदि हम इसी सतह को लें और उसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के लंबवत रखने के बजाय समानांतर कर दें, पैरेलल कर दें, तो अब हमारा फ्लक्स शून्य होगा या लगभग शून्य होगा। अब यदि हम इसी सतह को लें और इसे यहाँ रखने के बजाय दूर ले जाएं, मान लीजिए कि यहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड दुर्बल है, तो इस स्थिति में भी फ्लक्स कम हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स के गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सामान्य फ्लक्स के जैसे ही होते हैं। यहाँ हम हवा के अणुओं के वेलोसिटी वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यदि वे सतह के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो हमारा फ्लक्स बड़ा होगा। यदि वे सतह के अनुदिश हैं तो फ्लक्स बहुत कम या शून्य हो सकता है। अब यदि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दुर्बल है, वीक है, तो फ्लक्स कम होगा, जबकि यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो फ्लक्स अधिक होगा। ये उसी तरह है जैसे कि जब यहाँ हमारे पास हाई डेंसिटी और हाई वेलोसिटी थी तो फ्लक्स अधिक था, कम डेंसिटी या कम वेलोसिटी के लिए फ्लक्स भी कम था। यहाँ हम कुल सतह को बढ़ा भी सकते हैं। यदि हम इस सतह को फैलाते हैं यानी उसके साइज को बढ़ाते हैं तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स इस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की तुलना में अधिक होगा। इसे समझने के लिए यदि हम अपनी पहली सतह को यहाँ बना दें और हम यहाँ ये मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों ओर सममित है, सिमेट्रिक है, तो इस सतह से तथा इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स समान होगा। अब अगर हम सतह को खींच के बढ़ा दें तो अब हमारे पास अधिक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा जो सतह के अभिलंबवत है, नॉर्मल है, इसलिए फ्लक्स भी अधिक होगा। तो आशा है इस वीडियो से आपको चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की अवधारणा को समझने में मदद मिली होगी और आपको ये भी समझ आया होगा कि यह भौतिक फ्लक्स, फिजिकल फ्लक्स की अवधारणा से किस प्रकार संबंधित है।